हिमालय, जहाँ आज भी ऐसी कई खूबसूरत जगहें हैं जो इन ऊंचे पहाड़ों की परछाई में छुपी हैं। ऐसी ही एक जगह इतना दूर बसी है कि यहाँ पहुँचते पहुँचते आप इंडिया के एक आखिरी हिस्से में आ जाते हो। इंडिया का वो हिस्सा जो भूटान और तिब्बत के कहीं बीच में छुपा है। लेकिन इस छुपी जगह पर पहुँचते ही आसमान में खो चुके तारे भी मिल जाते हैं और रफ्तार में खो चुकी जिंदगी भी। एक अनोखा रहन सहन और एक अनोखे कल्चर की कहानी लिए अरुणाचल में बसा इंडिया तिब्बत बॉर्डर पर सबसे पहला और आखिरी विलेज ये है ज़ैमीथांग। 7,000 फीट की हाइट पर इन पहाड़ों में बसी कई छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर बनता है ज़ैमीथांग, जहां इन सब बस्तियों की शांति के बीच तेज बहाव से अपनी मौजूदगी जाहिर करते हुए बहती है नमचांगशु नदी, जो बहती हुई आती है तिब्बत से। पर इसी नदी के रास्ते बस 10 किलोमीटर दूर ही तिब्बत शुरू हो जाता है। और ये वही रास्ता है जिससे दलाई लामा जी ने तिब्बत से भागकर इंडिया में शरण ली थी जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया था। और मैं तिब्बत बॉर्डर के उस आखिरी पॉइंट तक यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC तक जाने वाला हूँ। पर उससे पहले इस नदी के साथ बसे इन खूबसूरत गांव को जानना ज़रूरी है। इन सारी बस्तियों को पांगचेन वैली भी कहा जाता है, जिसमें पांगचेन का मतलब होता है ऐसी जगह जो सभी पापों से मुक्त है। फिर इसी खास मतलब की तलाश में मैं यहाँ की इन गलियों में घूमने लगा। तो स्वागत है आप सबका इंडिया के लास्ट विलेज में, जिसका नाम है ज़ैमीथांग। यहाँ पर ईस्टर्न साइड पे भूटान बॉर्डर है और नॉर्दर्न साइड पे है तिब्बत बॉर्डर। और जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ वो इंडिया की लास्ट सिविलाइजेशन है ईस्टर्न हिमालयाज़ में। तो मेरे आसपास के ये आपको घर देखकर तो समझ में आ रहा होगा कि कितना ज़्यादा डिफरेंट एरिया है, कितना ज़्यादा डिफरेंट कल्चर होगा यहाँ का, कितना डिफरेंट लाइफस्टाइल होगा। और मैंने पहली बार इस तरह के घर देखे हैं, मतलब इतना मल्टी स्टोरी इन्होंने स्टोन से घर बना रखे हैं। तो जनरली हम इस तरह के घर देखते नहीं हैं, तो इधर आकर जब मुझे ऐसे घर दिख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जटाटवीगलज्जलप्रवाहपा
मिथांग की सबसे फेमस जगह पर। नमजांगशु नदी के किनारे ही बसा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा स्तूपा, गौरसम शॉर्टन। ये स्तूपा करीब 100 फीट लंबा और 200 फीट चौड़ा है। अगर मैं इसके थोड़ा करीब जाकर दिखाऊंगा आपको, तो आपको पता चलेगा इसका स्केल की एक्चुअल में कितना ज़्यादा बड़ा है। और ये एक तरह से रेप्लिका बनाया गया है, जो नेपाल में काठमांडू में एक बौद्धनाथ स्तूपा है, उसका रेप्लिका बनाया गया है। बट लोकल्स ने इसको यहाँ वैली में इसलिए बनाया है ताकि ये वैली को इविल स्पिरिट्स या फिर कहें कि एक तरह से बुरी आत्माओं से बचा सके। स्तूपा को ज़ेमिथांग के शुरू होने से ठीक पहले बनाया गया है, क्योंकि यहाँ रहने वाले लोग मानते हैं कि ये गांव में आने वाली सभी बुरी आत्माओं को गांव के अंदर नहीं आने देता। और मैंने देखा जितने भी ये बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर होते हैं ना, थोड़ा इन्हें देख के या इनके आसपास के एरिया में काफ़ी ज़्यादा पीस तो महसूस होता है। पर यही स्तूपा दलाई लामा जी की इंडिया में ठहरने की सबसे पहली जगह थी। फिर क्यों ना उस जगह पर चला जाए जहां से वो तिब्बत से भागकर इंडिया में आए थे, यानी LAC पर। बॉर्डर के करीब जाने के लिए ज़ेमिथांग से इसी नदी के रास्ते बस कुछ 10 किलोमीटर ही आगे जाना पड़ता है। पर इस रास्ते की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ हर थोड़ी देर में कुछ बड़े खूबसूरत वाटरफॉल्स भी दिखते हैं, जिनको करीब से देखे बिना रहा ही नहीं जाता। फिर वाटरफॉल से गुजरते रास्तों के बाद रोड खत्म हो जाता है और शुरू होता है एक पैदल रास्ता, जहां से कुछ दूर चलते ही आता है तिब्बत बॉर्डर, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और बिल्कुल इसी जगह से दलाई लामा जी ने अपना सफ़र इंडिया की तरफ शुरू किया था, जहां आज एक बहुत ही खास पेड़ है, जिसकी कहानी उसे और भी खास बनाती है। 1959 में जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा करना शुरू किया, तब दलाई लामा जी कुछ सोल्जर्स के साथ इन पहाड़ों के मुश्किल रास्तों से तिब्बत छोड़कर इंडिया में शरण लेने आए थे। इस सफ़र के दौरान उनके हाथ में एक डंडी थी, जो इंडिया पहुंचने के बाद यहीं ज़मीन में गाड़कर वो आगे बढ़ गए थे। वक्त बीता और वही डंडी धीरे धीरे एक बड़े पेड़ में बदल गई, और यही है वो पेड़ जिसे आज होली ट्री के नाम से जाना जाता है, जो आज यहाँ रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही पवित्र जगह बन चुकी है। और ये पेड़ बॉर्डर से इतना करीब है कि यहीं से चाइनीज पोस्ट देखे जा सकते हैं। तो लास्ट विलेज से आगे जहाँ पर लास्ट रोड ख़त्म होती है, उससे जो पैदल रास्ता था मैंने उसे भी कवर कर लिया है होली ट्री का। उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि जहाँ से आगे सिविलियंस जा ही नहीं सकते, सिर्फ सोल्जर्स जा सकते हैं, क्योंकि अब चाइना के हम अब इतना ज़्यादा करीब है कि चाइना के पोस्ट यहाँ से दिख सकते हैं, चाइना का पहाड़ तक यहाँ से दिख सकता है। तो इतना ज़्यादा करीब अब चाइना के आगे हैं कि सिविलियंस अब इस पॉइंट से आगे अलाउड ही नहीं है। ज़ेमिथांग में ही एक ऐसी बस्ती है जहाँ कुछ ऐसी मान्यताएं दिखती हैं जो आपने इंडिया में शायद ही कहीं देखी हो। और अभी मैं वहीं जा रहा हूँ, जो इस वैली से 2000 फीट और ऊंचाई पर बसी है। पर इसकी ऊंचाई की वजह से ही यहाँ ज़ेमिथांग का एक लौता मोबाइल टावर भी लगा है। कुछ ही देर में मैं उस ऊंची बस्ती तक भी पहुंच ही गया। 9000 फीट की हाइट पर एक हिल टॉप पर बसा ये है लुम्पो। चारों ओर खूबसूरत पहाड़ों के बीच में बसे ये घर पुराने किस्से कहानियों से
निकले लगते हैं, जिनके बीच से गुजरते हुए ऐसा लगता है कि जैसे समय में कई साल पीछे आ गए हो। फिर यहाँ की गलियों में घूमते घूमते मेरी मुलाकात हुई यहीं रहने वाले एक भाई से, जो अब मुझे अपना गांव घुमाने वाले थे। खास बात यह है कि यहाँ पर भूटान और तिब्बत के कल्चर का और भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिखता है, क्योंकि यहाँ घरों पर मैंने कुछ लकड़ी के ये स्ट्रक्चर लगे देखे और उनकी वजह मैंने इनसे पूछी। ये वो ऊपर क्या लगाया हुआ है, जो ऊपर ये घर के लगा हुआ है, क्या है ये? ऊपर लिंग लगा हुआ है, लिंग। अच्छा, आपने भूटान में भी देखा होगा, दरवाजा तरफ लगा है, कोई पेंटिंग करके रखा है। और हम लोग का इधर ऐसे क्या बोलते हैं, घर का कोना में लगा होता है साइड में, क्योंकि ये जो आप लोग का एग्जांपल रखने से आप लोग का घर में वो नींबू और मिर्ची लटका के रखता है ना, बुरी नजर से अच्छा रुकाने के लिए। और ये ऐसे सेम है, हम लोग का ये बुरी नजर को रुका देता है। और जब घर नया बनाने लग जाएगा ना, तब ये लगा देता है। यहाँ पे उस सब टाइम घरों से- में ही लगा है, क्या है? हाँ, सब घर में लगा है। जब घर नया बनाने लग जाएगा ना, हाँ। तभी से लगा देता है ये। अच्छा, ये लकड़ी से बनाया हुआ ना ये? जी जी हाँ, सब लकड़ी से। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि मैंने देखा कि यहाँ आज भी दरवाजों पर लकड़ी से बने लॉक यूज होते हैं। और ये पुराने जमाने का लॉक नए जमाने से भी ज्यादा मजबूत लगता है। लुम्पो जिस हिल टॉप पर है, उसके पास में ही एक पहाड़ी पर यहाँ का सबसे बड़ा बुद्धा स्टैचू है। गुरु रिम्पोचे के इस स्टैचू की खास बात यह है कि इसका फेस ज़ेमिथांग की तरफ नहीं, बल्कि उस डायरेक्शन में रखा गया है जिस तरफ तिब्बत है। और ऐसा करने की वजह कुछ साफ नहीं है, लेकिन ज़ेमिथांग की वैली का यहाँ से एक बड़ा खूबसूरत नज़ारा दिखता है। पर इस नज़ारे के साथ साथ जैसे जैसे अंधेरा हुआ तो कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हुआ। तो अभी ज़ेमिथांग में मैंने अपने होम स्टे की टेरेस पे आकर, जो कि यहाँ पे थोड़ा अंधेरा हो रहा है, एक बहुत ही अच्छी चीज़ देखी है। मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि यहाँ पर मुझे मिल्की वे देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ फोटोज़ में, इनफैक्ट कहीं डार्क प्लेस में जाकर आपको आंखों से भी दिख सकता है वो। बट ये क्योंकि लास्ट विलेज है और इतना ज़्यादा रिमोटली लोकेटेड है, लाइट पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ बहुत ही खूबसूरत मिल्की वे देखने को मिल रहा है अभी। अगली सुबह मैं ज़ेमिथांग से दूर एक ऐसी अनदेखी वैली में गया जो बिल्कुल वैसी ही है जैसा एक सुकून भरी जगह हम सब इमेजिन करते हैं। अरुणाचल की इस खूबसूरत वैली का नाम है सांगती वैली। हल्की धूप से सोने जैसे चमकते ये खूबसूरत मैदान, जिन पर मंडराती भेड़ें इस पूरे नजारे की जान है। तो अभी मैं हूँ संगती वैली में और यहाँ पर इतना खूबसूरत सा शीप फार्म है और मेरे आसपास ये भटकते हुए शीप को आपको देख के पता चल जाएगा कि कितनी सारी शीप्स हैं यहाँ पे और आराम से घास चल रही हैं। इनके ऊपर एक घंटी बांधी हुई है, तो उनकी आवाज़ के अलावा यहाँ पे कुछ और सुनाई नहीं दे रहा। बस ये जो भेड़ें इधर से उधर जब चल रही हैं तो इनकी घंटियों की बजने की आवाज़ आ रही है। बाकी पूरा एकदम शांति है यहाँ पे, बहुत ही सुकून भरी जगह है। इस नज़ारे को देखते हुए बस कुछ देर में ही समय और जिंदगी की वो रफ्तार फिर से धीमी महसूस होती है। इन दूर दराज बसी और छुपी जगहों में मुझे जिंदगी जीने का एक नया
तरीका देखने को मिला। चाहे पहली नजर में इन जगहों में नई फैसिलिटीज और आराम की कमी महसूस हो, पर पहाड़ों की छांव में कुछ दिन यहाँ की जिंदगी का हिस्सा बनकर समझ आता है कि वो पहली नजर में दिखती कमियां असल में कमियां नहीं थी। जहां शहर में बेहतर जिंदगी की दौड़ हर दिन शुरू हो जाती है, पहले से और ज्यादा और सुविधाओं को पाने की, वहीं यहाँ की धीमी जिंदगी जीने को आसान बनाने के लिए जीना नहीं भूलती। थोड़ा सा देना बस, थोड़ा। नमस्ते। जहाँ शहर में ज्यादा का मतलब और बेहतर होता है, वहीं यहाँ ज्यादा का मतलब सिर्फ ज्यादा होता है। टाटा। और भला उस आसान जिंदगी की भी क्या ही कीमत जो अपना सुकून बेच कर आए।